अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद के मिजाज गिरामी बखैर होगा। कहानी मसीहा की 32वीं किस्त हाजिर है, तवज्जो फरमाएं। दरअसल कुमुदनी का अपने चचा मुंदरिका सिंह से बददिल होना और उसके जहन में बाल वृद्धाश्रम कायम करने का मंसूबा पैदा होना व कानूनी तौर पर जायदाद के बंटवारे के मुतालिक तमाम बातें खुद मुंदरिका सिंह की फितरत व लालच और उसके गलत ख्यालात की ही देन थी, क्योंकि कुमुदनी के अपहरण होने के सबब गैरों से ज़्यादा खुद मुंदरिका सिंह का उसकी इज़्ज़त व आबरू को मशकूक समझ लेना और ज़मीन जायदाद से मुतल्लिक अपनी बीवी मालती के साथ रात की तन्हाई में गलत जज्बाती मुबाहसा कुमुदनी ने खुद अपने कानों से सुना था। बहरसूरत वो जब अपने महबूब महताब खान के साथ गया और रांची के सफ़र पर थी, एक दिन मुंदरिका सिंह गाँव के वकील बाबू कैलाश सिंह के साथ उनकी ही मोटरसाइकिल से यशोदा भवन पहुंचा था, जिसका जिक्र मैंने गुज़श्ता किस्त में ज़रूर किया, लेकिन अपने जहनी इंतशार व उलझन के सबब ये वाज़ा नहीं कर सका था कि रामलाल और उसकी बीवी से मुंदरिका सिंह की क्या और किस अंदाज में बातें हुई थीं। अपनी इस भूल के लिए माजरत चाहता हूँ। बहरहाल हुआ यूँ था कि महताब व कुमुदनी को गया में शेख जमशेद अली के घर गए हुए 4 दिन ही हुए थे कि कैलाश सिंह के साथ मुंदरिका सिंह आधम का वो बेहद क्रोध व आवेश में था। रामलाल व राम प्यारी देवी उस वक्त यशोदा भवन के कंपाउंड में ही थे। रामलाल ने उठकर उन्हें सलाम किया तो वकील साहब ने अपने हाथ के इशारे से और मुंदरिका सिंह सर के इशारे से जवाब देते हुए पूछा, मेरी भतीजी कुमुदनी कॉलेज गई है क्या? रामलाल ने नर्म लहजे में जवाबन कहा, नहीं मालिक, वो चंदा मालिक के साथ गया ज़िला और रांची अपने मामा जी के यहाँ जाने के लिए निकली हैं। आज 5वां दिन है। कब आएगी वो? ये मुझे नहीं मालूम है। रामलाल ने मुंदरिका सिंह का जवाब दिया तो उसने अपनी सुर्ख हो रही आंखें उठाकर रामलाल और उसकी बीवी को घूरते हुए कहा, वो अपने यार को अपने मामा मामी से मिलाने ले गई है। और उसका जुमला पूरा होने से कबल कैलाश सिंह ने लफ्ज़ उफ कहकर उसे मुतनब्बा करने की कोशिश की, मगर वो कहाँ रुकने वाला था। रवानी में बोलता गया और उसने मज़ीद कहा, वो यहाँ महताब खान के साथ रंगरलियाँ मनाती रही और तुम लोग उसकी नौटंकी देखते रहे। न तो उसे रोका, न समझाया और न ही मुझे सूचित किया। रामलाल फौरन बोला, हमने तो उन दोनों की कोई भी ऐसी वैसी हरकत आज तक देखा ही नहीं, फिर क्या समझाते और कैसे रोकते। हमने तो ये देखा और महसूस किया कि लौह पुरुष चंदा मालिक हमारी मालकन के जीवन से भी ज़्यादा अहम है। मालकन की हर खुशी उनके दम से आबाद है। मुंदरिका सिंह गरज उठा, खामोश हरामी नमक हराम। जवाबन रामलाल फ़ौरन बोला, आपके चीखने चिल्लाने से हमारी ज़ुबान पर आने वाली वास्तविकता नहीं रुक सकती मुंदरिका बाबू। जो हमने कहा वही सच है। आप मालकन को देवता से अलग नहीं कर सकते, तो फिर मैं कुमुदनी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और उसके साथ आते वक्त रमा देवी, मैंने तुम्हें क्या ताकीद किया था, उसका तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं रहा। हरामजादी रंडी। रमा देवी ने किसी हद तक सख्त लहजे में कहा, इस प्रश्न का उत्तर भी वही है जो हमारे पति ने दिया है, और अगर मैं रंडी हूँ तो इसका श्रेय भी आपको ही जाता है। ये मत भूलिए कि स्त्रियों को रंडी बनाने वाला भी आप जैसा पुरुष ही होता है, जिसको भरुआ कहा जाता है। मुंदरिका सिंह झिल्ला उठा, अपना मुंह बंद करेगी या उस छोकरी से पहले तुम दोनों की ही हत्या कर दूं। रामलाल फौरन बोला, आप बड़े लोग हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि हमारा और हमारे किसी भी पारिवारिक सदस्य का बाल भी बेका हुआ तो आप भी नहीं बच पाएंगे। और गांव घर में ही नहीं, पूरे समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी पत्नी को बदचलन कह पाएगा सिवाय आपके, क्योंकि गलत मानसिकता वालों को मैं और मेरी पत्नी तो क्या पूरी दुनिया ही गलत दिखाई पड़ती है। मुंदरिका सिंह ने दांत पीसते हुए उसकी मां की गाली दी तो कैलाश सिंह ने कहा, मुंदरिका भैया, आपका आपे से बाहर होना कतई अनुचित है। अब ज़मींदारों की नहीं, जमहूरियत का शासन है।
जिसका प्रभाव साफ दिखाई पड़ रहा है। अरे तो क्या हुआ यार, मात्र छोकरी को ही नहीं, इन कुत्ते कुतिया की भी हत्या कर दूंगा, भले ही उसके बाद मैं न रहूं, परंतु अपने बाप दादा की जायदाद को किसी भी शर्त पर तखरे बखरे। वो बोलते हुए अचानक रुका तो कैलाश बाबू वकील ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, परिणाम स्वरूप आपके होंठों पर वो बातें भी आ ही गई मंदिर का भैया, जिसके पर्दे में आपकी नाम मात्र मर्यादा छुपी है। मगर इस प्रकार आवेश में आप अपनी भतीजी को समझाने बुझाने से भी वंचित रह जाएंगे। पहले कुमोदिनी सिन्हा को आने दीजिए। मुझे मालूम है कि उस बच्ची की दृष्टि में आपकी पत्नी अर्थात मालती भौजी का बेहद सम्मान है। वही कुमुद को समझाने की कोशिश करेंगी। मुंदिरका सिंह ने गुर्राते हुए कहा, अरे नहीं कैलाश, मेरा हत्यारा बनना तय समझो। हो सकता है कैलाश भैया, किंतु अभी समय का इंतज़ार कीजिए और फिलहाल आप घर चलिए। हाँ चलो ना, चलता हूँ। छोकरी को वापस आने दो, फिर तुम दोनों को भी बताता हूँ। उसने रामू और उसकी बीवी को गंदी गालियां देते हुए मजीद कहा, देखता हूँ अब तुम दोनों नौकर और नौकरानी होने के बहाने यहाँ हराम की रोटियों पर कैसे ऐश करते हो। कैलाश ने फौरन मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी और वो गुर्राते हुए उसके पीछे बैठकर चल पड़ा था। लेकिन उसका ये रवैया वकील कैलाश सिंह को भी बेहद बुरा लगा था। चुनांचे ये सारी बातें सुनने के बाद ही कुमोदिनी सिन्हा ने मौजूदा फैसला लिया था। बहरहाल अब उसने अपने होने वाले पति महताब खान और मुस्तकबिल में अपनी आने वाली नस्ल के लिहाज से यशोदा भवन के कुछ हिस्से में दीवार डलवाकर चंद कमरे और गेस्ट रूम को महफूज कर लिया था। बाकी निस्फ से ज़्यादा हिस्सा आश्रम के लिए कायम कर दिया था। वैसे भी यशोदा भवन की बड़ी सी आलीशान इमारत 22 कट्ठे के प्लॉट में से 6 कट्ठे में बनी थी। भविष्य में यशोदा भवन से अलग वो आश्रम के लिए इमारत तामीर कराना चाहती थी, जिसके लिए वो फिलहाल खुद को अहल नहीं पा रही थी, क्योंकि अब तक वो जो कुछ भी कर पाई थी वो अपने महबूब के दम पर ही, वरना इतनी जल्दी ये सब कुछ हरगिज़ मुमकिन नहीं था। सुना जा रहा था कि ये प्लॉट और इमारत चंद्रिका बाबू को उनकी नौजवानी में ही किसी रईस शख्स ने इनायत की थी, जिसकी एक अलग ही कहानी थी, लेकिन यहाँ उसका जिक्र करना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। बारसूरत इमारत पर अब सामने से काफ़ी लंबा चौड़ा होल्डिंग नुमा बोर्ड लगाया गया था, जिस पर रजिस्टर्ड नंबर के साथ चंद्रिका प्रसाद यशोदा देवी बाल वृद्धा आश्रम काफ़ी मोटे हरफों में लिखा गया था और संस्थापिका की जगह श्रीमती कुमोदिनी सिन्हा दर्ज था। बोर्ड पर दर्शाया गया था कि उक्त आश्रम हर समुदाय, हर बिरादरी के ज़रूरतमंदों के लिए यकसा है। चुनांचे अप्रैल आते आते मज़कूरा आश्रम में दर्जनों अनाथ बच्चे बच्चियां और बूढ़े स्त्री पुरुष आ चुके थे। उनमें रांची के अयूब मियाँ भी शामिल थे, जो जनाब अपनी परवाह किए बगैर मुस्लिम व गैर मुस्लिम ज़ईफ़ लोगों की हल्की फुल्की खिदमत और बच्चे बच्चियों की पढ़ाई व दिलबस्तगी अंजाम देने में पेश रहा करते थे, क्योंकि उनके अंदर महताब खान व कुमोदिनी सिन्हा से बेपनाह मोहब्बत और शफ़क़त पैदा हो गई थी। वक्त पर चाय बिस्किट नाश्ता खाना आश्रम के तमाम अरकान के साथ ही खाते पीते। यहाँ आकर उन्हें रफ्ता रफ्ता महताब व कुमोदिनी की हकीकत की तफसील मालूम हुई तो वो उन दोनों के दीवाने बन बैठे थे। नमाज़ों में ये अल्लाह से इन दोनों के लिए ही दुआएं करते। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक कुमोदिनी के हुक्म पर रामलाल उन्हें हर जुमा की शाम घोड़ा गाड़ी से गयासपुर कब्रिस्तान ले जाता, जहां वो हाफिज़ रहमान खान, शहनशाह अदल बाबू शादाब खान और पैकर खुलूस वगैरत बीबी नसीमा खातून की कब्रों के करीब खड़े होकर फातिहा पढ़ते और उनके लिए दुआएं करते थे। उन्हें अपने घर की यादें अब बहुत कम ही आती थी। महताब व कुमोदिनी के पूछने पर वो कहते, बाबू अब मेरी दुनिया तो यहाँ है, आप दोनों की पनाह मोहब्बत व सआदत में। दोज़ख का डर तो मुझे कभी नहीं रहा, अब जन्नत की आरज़ू भी पूरी हो गई। उनकी बातें सुनकर महताब व कुमोदिनी हंसने लगते थे और वो खुद उन दोनों की बेदाग मोहब्बत पर अशश करते रहते। उन्होंने अपनी क़यामगाह व ख्वाबगाह आश्रम में ही कायम कर लिया था। बहरहाल आश्रम के लिए विधवा
माफ़ कीजिएगा। बहरहाल आश्रम के लिए 2 जवां उम्र मियाँ बीबी को मुलाजमीन की जगह मुकर्रर किया गया था, जो रामलाल का छोटा बेटा बसंत दास और बहू सरोजिनी देवी थी। दोनों चंद क्लास पढ़े लिखे भी थे। उम्मीद की जा रही थी कि कुमोदनी रामलाल के बाकी दोनों बेटों और बहुओं को भी आश्रम के कामों पर मामूर करेगी, क्योंकि मुस्तकिल खानसामाओं की ज़रूरत थी। फिलहाल बसंत दास और उसकी बीवी के लिए कुमोदनी ने महताब खान के ही मिजाज के मुताबिक माकूल तनख्वाह तय कर दी थी। बहरहाल आगे के मराहिल में कुमोदनी ने बंटवारे के लिए सब डिवीज़न हाजीपुर की अदालत में राइट एंड टाइटल सूट दायर कर दिया था। उधर मुंदिरका सिंह को गांव बिरादरी के कई मुहज़्ज़ब लोगों ने आड़े हाथों लिया था, क्योंकि अधिवक्ता कैलाश सिंह ने उन लोगों के सामने मुंदिरका सिंह के मौजूदा रवैये और बेहुदा हरकत की तफसील बयानी कर दी थी। खासकर स्वर्गीय चंद्रिका बाबू व स्वर्गीय यशोदा देवी की ग़ुलामों जैसी खिदमत अंजाम देने वाले रामलाल और उसकी बीवी की फजीहत करने के सबब कई लोग आक्रोश में थे। लोगों ने रात के सन्नाटे में उससे मिलकर बहुत कुछ पूछा था, जिसका जवाब उसके पास बिल्कुल नहीं था। लोगों ने यह भी पूछा था कि जब कुमोद बिटिया का अपहरण हुआ तब उसके कुल ख़ानदान की मर्यादा कहाँ थी, वगैरह वगैरह। चुनांचे अब मुंदिरका सिंह बजाय अपनी दबंगई और बल प्रयोग करने के कल और छल प्रयोग करके कुमोदनी को हलाक करने का मंसूबा बनाने लगा था। उधर शिवनगर और कुर्ब व अजवार के बाशिंदगान को आश्रम की बात मालूम हुई तो तमाम मर्द व ख़ातीन को बेहद सुकून व खुशियों की अनुभूति हुई और सबों ने कुमोदनी के इस अमल को दिल से सराहा। बहरहाल मुंदिरका सिंह को जायदाद के बंटवारे की नोटिस मिलने से चंद दिन कबल अपने नए मंसूबे के तहत वो किराए की जीप से सरफराज खान व नियाज खान से मिलने गयासपुर पहुंचा तो वो खान बिरादरान पुरतपाक अंदाज में उससे मिले। बाहर की कोठरी में बेहद इज्जत से बैठाया और उबले हुए अंडे, बिस्कुट और चाय से उसकी खातिरदारी की। जब आने का सबब पूछा तो मुंदिरका सिंह ने कहा, सरफराज भाई, आप लोग मेरी भतीजी कुमोदनी से अपने भतीजा की शादी के लिए सहमत हैं क्या? नियाज खान फौरन बोला, भाई मुंदिरका सिंह जी, वैसे तो हमारे सहमत होने न होने से उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा भतीजा हमारी दस्तरस से काफ़ी दूर जा चुका है। समझें कि हमारे आपसी ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। लिहाजा मुंदिरका सिंह ने दरमियान में कहा, ताल्लुकात रहेंगे कैसे, क्योंकि उनके दिलो दिमाग पर तो पूरी तरह मेरी भतीजी हावी है। बल्कि यूँ समझे कि मेरी भतीजी कुमोदनी ने अपनी मोहब्बत का ड्रामा करके उन्हें अपनी जाल में फांस रखा है और हमारे कुल ख़ानदान की मर्यादा को भी नष्ट करने पर आमादा है। यदि आप लोग सहयोग करें तो हम उन्हें एक दूसरे से अलग करने की कोई सबील पैदा करते हैं। सरफराज खान ने पूछा, मगर हम इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बस यही कि आगे आगे मैं चलता हूँ, आप सपोर्टर की हैसियत से हमारे साथ रहें। मुंदिरका सिंह ने मजीद कहा, शहर के सूरज प्रकाश सिंह चांद बाबू के जिगरी दोस्त हैं और उनके घर परवरिश पा रही एक अनाथ लड़की लक्ष्मी, जो स्वर्गीय दीनानाथ सिंह के स्वर्गीय मैनेजर की बेटी है, वो चांद बाबू की सगी बहन की हैसियत रखती है। नियाज खान ने कहा, ये सब कुछ हमें मालूम है मुंदिरका भाई, आप आगे बताइए। मुंदिरका सिंह बोला, अपने मंसूबे के मुताबिक मैं सूरज सिंह से मिलकर अपने ख़ानदानी मर्यादा की भीख मांगना चाहता हूं। सरफराज भाई, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपने जिगरी दोस्त श्री महताब खान को समझाएं कि वो कुमोदनी को अपनी कीमती ज़िंदगी से निकाल फेंकें। क्या इस दुनिया के मुसलमानों के घराने में उनके लिए लड़कियों की कमी है कि खामखा एक विधवा हिंदू लड़की के पीछे भाग रहे हैं? नियाज खान ने कहा, आप जैसा सोच रहे हैं क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? मुंदिरका बोला, कोशिश करके देख लेने में हर्ज ही क्या है? नियाज ने कहा, नहीं, हर्ज तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है सूरज प्रकाश सिंह आपके मुताबिक मेरे भतीजा को समझाने में कामयाब हो सके तो बेहद अच्छी बात होगी। मुंदिरका बोला, तो फिर हम इकट्ठे सूरज सिंह के ऑफिस पर चलते हैं। इस तरह वो आप लोगों को मेरे साथ देखकर बखूबी समझ सकते हैं कि आप दोनों भाई हमारी भावनाओं एवं सोच से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं। ठीक है, आप 10 मिनट बैठें, हम तैयार हो लेते हैं।
न्याज व सरफराज अंदर कपड़े तब्दील करने गया तो दोनों की बेगमात ने अलग अलग दोनों से सख्त लहजे में पूछा, आप लोग क्या करने जा रहे हैं? अपने बिछड़े हुए भतीजा की ज़िंदगी में जहर भरना चाहते हैं? जवाबन सरफराज ने कहा, आप फिक्र मत करें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा जिससे चांद बाबू पर किसी किस्म का इल्ज़ाम आए। न्याज ने कहा, हम मुंदिरका सिंह के शाना बशाना ज़रूर होंगे, लेकिन अपने भतीजा के ख़िलाफ़ कोई जहर अफशानी करने की सोच भी नहीं सकते। आखिर हमें भी तो सुनना चाहिए कि ये अपने हम बिरादर सूरज प्रकाश सिंह के सामने मेरे भतीजा के लिए क्या तासुर जाहिर करते हैं। बहरहाल तीनों एक साथ शहर के लिए निकल पड़े थे। उस वक्त सूरज अपने ट्रांसपोर्ट ऑफिस में तनहा बैठा था और उसके सामने टेबल पर ढेर सारे कागजात रखे थे, जिसका वो सरसरी तौर पर जायज़ा ले रहा था। टेबल के दूसरी जानिब की कुर्सियां खाली थी। यकायक बेल बजा तो उसने निगाहें उठाकर गेट की जानिब देखते हुए कहा, जी कौन, आ जाइए। दूसरे ही पल गेट का पर्दा हटाकर सरफराज खान, न्याज खान और मुंदिरका सिंह अंदर दाखिल हुए। सूरज कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते अंकल। हैरत है आज आप लोग कैसे कैसे रास्ता भूल कर इधर आ निकले। बैठिए। सभी बैठ गए तो सूरज ने टेबल पर रखा हुआ बेल बजाया। दूसरे ही लम्हे बॉय सर्वेंट आकर खड़ा हो गया। सूरज ने कहा, खालिश दूध में उम्दा चाय बनाकर ले आओ श्याम सुंदर। फिर सरफराज खान की जानिब देखा, आप लोग कुछ खाना पसंद करेंगे अंकल? न्याज खान ने फ़ौरन कहा, नहीं बेटे, चाय ही बहुत है। वैसे आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि स्वर्गीय भाई साहब के कायम करदा कारोबार को संभालना पड़ती है ना आपको। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, जी वो तो है, लेकिन इससे मेरी पढ़ाई लिखाई पर कभी कोई असर नहीं पड़ा अंकल। सब कुछ ठीक ठाक ही चलता रहा है। अफसोस है आप लोगों को मिठाइयाँ नहीं भेज सका, इसलिए मालूम भी नहीं हो सका कि मैंने एमए कंप्लीट कर लिया है। सरफराज खान ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आपके लिए किसी सरकारी मुलाजमत की कोई ख्वाहिश? सूरज दरमियान में धीरे से हंसा, नहीं, अपना कारोबार ही बहुत है अपने लिए अंकल। नौकरी की तो कभी कल्पना भी नहीं की है मैंने। तालीम हासिल कर ली, क्योंकि ख़ासकर एमए करने का सपना मेरे डैडी मम्मी का था, सो कर लिया ताकि उनकी आत्माओं को सुकून मिल जाए। बहुत बेहतर। न्याज खान ने तायीद की तो सूरज ने कहा, ये श्रीमान कौन है, पहचाना नहीं? ये आपकी बिरादरी से तो नहीं लगते? न्याज ने फ़ौरन कहा, नहीं बेटे, ये आपकी बिरादरी से हैं। तब मुंदिरका सिंह खनखारते हुए मस्कीन सूरत बनाकर नरम मायूस लहजे में बोला, मुझ बदनसीब को लोग मुंदिरका प्रसाद सिंह कहते हैं सूरज बाबू। ज़िला वैशाली के शिवनगर से आया हूँ। सुना है आप चांद बाबू के गहरे दोस्त हैं। जवाबन सूरज फख्र से सीना फुलाते हुए बोला, जी इसमें क्या शक। शहर और उससे दूर दूर तक गांव ग्राम के हर खास व आम निवासी स्त्री पुरुष हमारी दोस्ती से अवगत हैं। मुंदिरका सिंह बोला, फिर तो आप विधवा कुमोदनी सिन्हा को भी ज़रूर जानते होंगे। जवाबन सूरज यकायक संजीदा कैफियत में आ गया और बोला, जी जानता हूँ। उसी लम्हा श्याम सुंदर चाय लेकर मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसको मुस्कुराता हुआ देखकर सूरज को थोड़ी हैरत हुई, लेकिन उसने श्याम सुंदर से कुछ नहीं पूछा और सभी चाय पीने लगे। लेकिन मुंदिरका सिंह के सामने टेबल पर उसके हिस्से की चाय वैसी ही रखी रही। श्याम सुंदर के बाहर जाने के बाद मुंदिरका सिंह ने आगे कहा, मैं उस कुमोदनी का चचा हूँ बेटे। संभवतः आपको भी मालूम होगा कि कुमोदनी का नाम श्री खान के साथ लिया जा रहा है। विभिन्न समुदाय और सामाजिक दृष्टिकोण से दोनों के ताल्लुकात कहाँ तक उचित व मुनासिब हैं, आप भी सोच सकते हैं। वैसे भाई सरफराज खान व न्याज खान का इल्ज़ाम है कि कुमोदनी की वजह से इनका खुददार भतीजा गुमराह हो रहा है, जबकि उन दोनों के ताल्लुकात हमें और हमारे समाज को खुद ही पसंद नहीं है। इसलिए सोचा कि उनके दरमियान कोई दीवार कायम करूं। इससे पहले आपसे मिलकर उसका जुमला पूरा होने से कबल लक्ष्मी क्रोधित मुद्रा में लफ्ज़ इम्पॉसिबल कहती हुई अंदर दाखिल हुई और सभी चौंक कर उसे देखने लगे। उसके हाथ में शॉपिंग के लिए खाली थैला था और उस वक्त उसका आना भी एक अजीब इत्तेफाक था। वो लम्हों से बाहर खड़ी उन सबों की बातें सुन रही थी और श्याम सुंदर के मुस्कुराने का खास सबब भी यही था। लक्ष्मी समझ रही थी कि मुंदिरका सिंह अपनी शातिराना चाल का मुजाहिरा करते हुए खान बिरादरान की
के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है। बदसूरत वो बिफरी हुई शेरनी की तरह दुरुस्त व बुलंद लहजे में बोली, आप सभी लोग अपनी अपनी जगह गलत हैं, शायद खुशफहमी में भी मुब्तला हैं। श्री महताब खान के सामने खड़ी की जाने वाली दीवार चाहे फौलाद से क्यों न बनाई जाए, उनकी अजमत और महानता के सामने मोम की तरफ पिघलकर उनके कदमों में बह जाएगी। आगे ये भी ज्ञात हो कि हिंदू समाज का कोई भी फर्द अब अपनी ताकत की बदौलत विधवाओं को जबरन शादी से नहीं रोक सकते, वरना मुजरिम करार दिए जाएंगे। रही समुदाय की बात, तो अब भारत में इसके लिए भी कोई प्रतिबंध नहीं है। मिस कुमोदिनी सिन्हा बालिग हैं और शिक्षित हैं, साथ ही खुद मुख्तार भी हैं, इसलिए वो जो चाहेंगी कर सकती हैं। भले ही अंतर्जातीय विवाह को हम और आप पसंद न करें, मगर सरकार की जानिब से इस पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। अतः कान खोलकर सुन लें कि श्री महताब खान गुमराह नहीं, बल्कि उनकी पवित्र मोहब्बत दैविक अमल है, जो आम लोगों की तरह राह चलते हुए नहीं हुई है। श्री मंदिरका सिंह जी और सरफराज व न्याज अंकल, आप लोगों को भली भांति मालूम है कि श्रेष्ठ महताब खान ने गौ रूपी कुमोदिनी सिन्हा की जिंदगी एवं आबरू की रक्षा करके अपनी बहादुरी व नेकनामी की बदौलत ही कुमोदिनी सिन्हा की पवित्र निगाहों में आराधना समान बने हैं। लक्ष्मी की बातें सुनकर सबों के सर झुक गए थे और सूरज फौरन कुर्सी से उठकर करीब जाते हुए बोला, तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई लकी? जी वो शॉपिंग करनी थी, इसलिए सोचा ऑफिस से कार लेकर चली जाऊंगी। बेहतर हुआ कि मैं आ गई। पूछ लीजिए इन लोगों से, कुछ और कहना चाहते हो तो जवाब मुझसे ले लें। सूरज ने कहा, छोड़ो ना, तुम जाओ, टेंशन मत लो, ये रही चाबी, घर जल्दी वापस आ जाना, मैं भी थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ। चुनांचे वो चाबी लेकर सबों को घूरती हुई ऑफिस से बाहर निकल गई तो सूरज वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। ये युवती कौन थी सूरज बाबू? मंदिरका सिंह ने बुझे लहजे में पूछा तो सूरज मुस्कुरा कर बोला, ये राखी के धागे में बंधे हुए चरित्रवान लौह युवक श्री महताब खान की बहन और मेरी होने वाली पत्नी कुमारी लक्ष्मी सिन्हा थी श्रीमान। उफ, आपने चाय भी नहीं पी और बातों बातों में ये ठंडी हो गई। अपने अल्फाज के साथ ही उसने मजीद बेल बजाई तो श्याम सुंदर फौरन हाजिर हुआ। अरे श्याम सुंदर, ये चाय वापस ले जाओ और दूसरी चाय बनाकर ले आओ। मुलाजिम ठंडी चाय और बाकी खाली कप उठाकर ले गया। उसी लम्हा मंदिरका सिंह टेबल पर केहूनी टिकाते हुए झुककर अपनी दोनों हथेली से चेहरा ढकते हुए बड़बड़ाया, चाय क्या पिलाएंगे सूरज बाबू मुझे? हमारी तो इज्जत व आबरू मान मर्यादा सभी कुछ दाव पर लगी हुई है बाबू। आप ही हमारे कुल खानदान की मर्यादा बचा सकते हैं बेटे। वो बोलते हुए अचानक सिसक पड़ा तो कुर्सी की पुष्टगाह से टेक लगाते हुए सूरज सिंह नहायत ही संजीदा लहजे में खान बिरादरों से मुखातिब होकर बोला, आप लोगों की क्या राय है अंकल? जवाबन सरफराज व न्याज बैक वक्त बोला, हम मुदिरगा भाई की राय से पूरी तरह मुत्तफिक हैं सूरज बेटे। वैसे चांद बाबू की शादी के लिए एक से एक लड़कियां खुद हमारे अपने ही घर में मौजूद हैं। कुमोदिनी तो खामखा हमारी औलाद के पीछे पड़ गई है। सूरज ने एक तवील सांस लेकर कहा, ठीक है, इत्मीनान रखिए, मुमकिन है हम अपने महान मित्र को मना लेंगे। वैसे भी चांद बाबू के अंदर सब्र की बेपनाह ताकत है और इसी उम्र में वो कई प्रकार की कुर्बानियां दे चुके हैं। उसी लम्हा मुलाजिम चाय लेकर आया और मुंदिरका सिंह के सामने रख दिया तो सूरज ने मजीद कहा, लीजिए महाशय, अब आप चाय पीजिए। दूसरे ही पल मुंदिरका सिंह के कांपते हाथ कप की जानिब बढ़ गए थे। थोड़े तवक्कुफ के बाद नियाज खान ने कहा, बेटे आप कब तक शादी कर रहे हैं? सूरज ने संजीदा लहजे में ही कहा, ये मुझे खुद नहीं पता है अंकल, क्योंकि इसके जिम्मेदार भी खुद चांद बाबू ही हैं और उनका निर्णय हमारे सर आंखों पर। बहुत खूब, निमंत्रण देना न भूलिएगा, सरफराज खान ने कहा तो सूरज बेदिली से मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं अंकल, ऐसे मौके पर आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ मैं? मुंदिरका सिंह चाय गटक कर बोला, अंत में मुझे पूरी आशा है सूरज बाबू कि मुझे अपने समाज
वह बिरादरी में मुंह दिखाने योग्य अवश्य ही बचाए रखेंगे। सूरज ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और हथेली पर सर झुकाकर सामने पड़े कागजात को बेदिली से उलट पलट करने लगा। उसी आसना नियाज खान कुर्सी से उठा तो सरफराज मंदिर का भी उठ खड़े हुए। नियाज ने कहा, बेटे अब इजाज़त। सूरज भी कुर्सी से उठते हुए गंभीर लहजे में बोला, ठीक है अंकल, आइंदा अल्लाह हाफिज। जी बेटे, हर शय पर वो कादिर है, वही इज्जत भी देता है और ज़िल्लत भी। खुश रहिए। सरफराज खान अपने अल्फाज के साथ आगे बढ़ा तो उसके ताक़ुब में नियाज खान व मुंदिरका सिंह भी ऑफिस से बाहर चले गए थे। बारसूरत लक्ष्मी को शॉपिंग करते वक्त बार बार ख्याल आया कि वो उनके दरमियान होने वाली सारी बातें अपनी कुमुद भाभी को जाकर बता दे, मगर उसे फिक्र व तरद्दुद में डालना इसे गवारा न हुआ। दरअसल ये सोचकर वो मुतमईन हो गई और इस वाक़या को जहन से झटक दिया कि भैया और भाभी जैसे बुलंद हिम्मत रखने वालों के सामने किसी की ये जुर्रत हरगिज़ नहीं हो सकती है कि वो अपनी ज़ुबान खोलेगा। इसीलिए तो तुरफैन इधर उधर पंख मारते फिर रहे हैं। चुनांचे वो शॉपिंग के बाद घर वापस लौट गई। उसके जाते ही निर्मला देवी 1 घंटे की मोहलत लेकर अपने घर बच्चों को देखने चली गई। बोली वापस आकर रात का खाना बनाएगी। और लक्ष्मी मुंह हाथ धोकर फ्रेश हुई तो खुद से चाय बनाकर पी और अपने कमरे में जाकर श्रृंगार मेज के करीब आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों को कंघा करके संवारने लगी। उसी आसना सूरज अपने ऑफिस से वापस आया और सीधा लक्ष्मी के कमरे में गया। उसे बाल संवारते देखकर वो हौले से मुस्कुराया और पहली बार उसके पीछे से उसकी कमर के गिर्द अपनी बाहें कस दी। लक्ष्मी पहले तो झेपते हुए मुस्कुराई, मगर दूसरे ही पल बगैर किसी मज़ाहमत के बोली, कल तक तो आप बिल्कुल गाफिल थे, अब एहसास बेदार हुआ है तो शरारत सूझने लगी है। जवाबन सूरज अपने होंठ उसके होंठों से लगाते हुए संजीदा लहजे में बोला, काश मैं पहले ही तुम्हारी गूंगी मोहब्बत से आसना हो जाता तो मम्मी तुम्हें बहू के रूप में देखकर ही दुनिया से जाती। लक्ष्मी जो बराबर मुस्कुराए जा रही थी प्यार से बोली, अच्छा बुद्धू सिंह, अब छोड़िए भी मुझे। क्यों छोड़ दूं, अब तो तुम 16 आने मेरी हो। लक्ष्मी हंसती हुई बोली, मगर श्रीमान जी, अभी मेरा सब कुछ आपके अधिकार में नहीं है। जब मेरे भैया पंडित को लाएंगे। और सूरज दरमियान में ही बोल पड़ा, मेरी बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आपके भैया श्री हैं कि अभी तक उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। पता नहीं वो हमारी शादी का मुहूर्त कब निकलवाएंगे। उसी लम्हा कमरे के बाहर सेहन से आवाज़ आई, मुहूर्त निकल चुकी है दोस्त, फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मैं इस वक्त पंडित जी से मिलकर ही आ रहा हूँ। इसी साल 10 जून की रात आप दूल्हा बनोगे और मेरी बहन सुहागन। ये अल्फाज महताब खान के थे जो आकर सहन ही में रुक गया था और दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। यूँ तो उसकी आवाज़ सुनते ही सूरज सकपका कर लक्ष्मी से अलग हो गया था और दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने लगे थे। मगर जब महताब की बातें ख़त्म हुई तो सूरज मुस्कुराते हुए बाहर निकलकर उससे लिपट गया था। तुम आए दोस्त और हमें पता भी नहीं चल पाया। अब तो पता चल गया ना कि मैं अपनी खुशियों का पैगाम आप लोगों को परोसने आ गया हूँ। दरअसल मैं आपके ही पंडित श्री रमाकांत जी से मिलकर आ रहा हूँ। सूरज ने कहा, बहुत खूब बहुत खूब। उसी आसना लक्ष्मी बाअदब अपना आंचल सर पर डाले बाहर निकली और महताब खान के कदमों में झुक गई। महताब ने उसे आशीर्वाद देते हुए उठाया तो उसने अपने होंठ भैया के कंधे पर गाड़ दी थी। बारसूरत यहाँ मैंने 32वीं किस्त पूरी की, बाकी आइंदा बशर्ते हयात। अस्सलामु अलैकुम।